नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आतंकवाद को लेकर रक्षा मंत्री ने एससीओ के मंच से दिया है बड़ा संदेश। चीन में आयोजित एससीओ की बैठक में पाकिस्तान की मौजूदगी में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बनाने में संकोच नहीं करेगा। यह भी स्पष्ट किया कि दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आज करेंगे इसी विषय पर चर्चा। साथ ही आपको बताएंगे न्यूज नाइट में कि बिहार में चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की घोषणा के बाद कैसे गरमा रही है सियासत, और डालेंगे नजर इस खबर पर भी कि एक्सियोम 4 मिशन की आईएसएस पर सफलतापूर्वक डॉकिंग हो गई है। भारत के शुभांशु शुक्ला बन गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय। बताएंगे मौसम का हाल भी, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा रुख। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद से संबंधित चिंताओं पर एक देश ने जताई आपत्ति। जारी नहीं हो सका साझा बयान। भारत के अंतरिक्ष में ऐतिहासिक छलांग। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु शुक्ला। कहा यह व्यक्तिगत नहीं बल्कि सभी की सामूहिक उपलब्धि। बिहार में चुनावी हलचल तेज। चुनाव आयोग की मतदाता सूची के सत्यापन पर गरमाई सियासत। अवैध विदेशी प्रवासियों की सूची से बाहर करना है मकसद। विपक्ष ने जताया विरोध। एनडीए ने कहा विपक्ष का प्रोपेगेंडा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी। राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में कहा भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा। और पहाड़ी राज्यों में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। हिमाचल के कांगड़ा में अचानक आई बाढ़ से तबाही। उत्तराखंड में कई स्थानों पर अगले 7 दिनों तक बारिश का अलर्ट। आइए देखते खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं चीन की ही खबर से, क्योंकि चीन का शहर चिंगदाओ, जहां आयोजित शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के आतंकवाद पर बदली हुई नीति को सामने रखते हुए स्पष्ट किया कि आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बनाने में संकोच नहीं करेगा भारत। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए उन्होंने आतंकवाद के दोषियों, आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और न्याय के कटघरे में लाने पर जोर दिया। भारत ने दुनिया को दिया कड़ा संदेश। आतंकवाद का हर कृत्य आपराधिक और अनुचित। आतंकवाद के केंद्रों को निशाना बनाने में संकोच नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को चीन में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए, जहां आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने कड़ा संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने एससीओ बैठक में सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही उन्होंने दोषियों को न्याय के दायरे में लाने की अपील करते हुए भारत के आतंकवाद विरोधी रुख पर जोर दिया। India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो लोग आतंकवाद को अपने संकीर्ण और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एससीओ सदस्य देशों को ऐसे देशों की निंदा करनी चाहिए जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations.
विदेश मंत्रालय ने बताया कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे को साझा बयान में शामिल करने पर एक देश ने आपत्ति जताई, जिस वजह से साझा बयान जारी नहीं हो सका। कुछ जो सदस्य लोग हैं एससीओ के, वो इस बात पर उनकी सहमति नहीं बनी कुछ मुद्दों पर, और इसलिए वो जॉइंट स्टेटमेंट अपनाया नहीं गया। हमारे तरफ से जो हमारे अपने कुछ चिंताएं थी आतंकवाद को लेके, जिसको हम लोग चाहते थे कि उस डॉक्यूमेंट में जाए, उसके प्रति एक देश को आपत्ति थी, जिसके कारण से स्टेटमेंट को फाइनलाइज नहीं किया है। जैसे आपको पता है कि स्टेटमेंट के लिए कंसेंसस चाहिए होता है। भारत ने सम्मेलन में आतंकवाद के विभिन्न स्वरूपों का उदाहरण देते हुए उसकी सभी तरह की गतिविधियों, सीमा पार आतंकवाद, फंडिंग, साजिशकर्ताओं और प्रायोजकों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसके खिलाफ सभी 11 सदस्य देशों को एकजुट होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एससीओ के मंच से क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री ने, आइए आपके सामने रखते हैं। वो बड़ी भी आते हैं क्योंकि आतंकवाद पर भारत की खरी खरी इस मंच से विश्व ने सुनी है, जहां रक्षा मंत्री ने ये बोला कि आतंकवाद पर इनके दोषी, इनके आयोजक, इनके वित्त पोषक और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ये वक्त की आवश्यकता है कि उनको न्याय के कटघरे में भी लाया जाए। लेकिन साथ ही रक्षा मंत्री ने इस बात को भी सामने रखा था कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। तो जवाबदेही भी तय हो, उन्हें न्याय के कटघरे में भी लाया जाए, लेकिन जो इसको यानी आतंकवादियों को अपनी नीति के तहत हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनकी आलोचना करते हुए एससीओ के देशों को संकोच नहीं करना चाहिए, खुलकर उनकी आलोचना करनी चाहिए। सीमा पार से आतंकवादी हमले रोकने के लिए ही ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। तो एससीओ के मंच से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी रक्षा मंत्री ने सबको बताया कि कैसे आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं है, यानी हम उन्हें निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे। सीमा पार से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन सहित आतंकवादी जो भी तकनीक इस्तेमाल करते हैं, अब उसका भी मुकाबला करने की आवश्यकता हमें है। यानी एससीओ के सदस्य देशों को इस बिंदु पर भी गौर किया जाना चाहिए। इस बात को भी उन्होंने सामने रखा कि आतंकवादी अपनी तकनीक बदल रहे हैं, तो उसी के साथ साथ उसका समाधान भी हमें तलाशना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि दुनिया के समक्ष अगर हम आज के दौर की चुनौतियों की बात करते हैं, तो उन चुनौतियों में अगर हम देखें तो हम पाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तो है ही, लेकिन साथ ही साथ साइबर हमले और हाइब्रिड युद्ध, जिसे हम मौजूदा संघर्षों के दौरान भी लगातार देखते आ रहे हैं, जिसका हल यही है कि हम पारदर्शिता रखें सामने, आपसी विश्वास और सहयोग आधारित एक एकीकृत प्रतिक्रिया को सामने रखें। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरीके से आतंकवाद के सभी रूप और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी तंत्र को मजबूत करने की बात की है। आतंकवाद फैलाने वाली शक्तियों को समाप्त करने के लिए सबको सक्रिय होना है, ये भी उन्होंने बात की। आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, दरअसल आपको बता दें कि ये 3 वो बुराइयां हैं जिन्हें बुराइयां के तौर पर एससीओ ने परिभाषित किया हुआ है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात जो की, वो बात की कि 2025 से 27 के लिए यहां पर आपको बता रहे हैं वो तमाम बिंदु जिनके तहत जो अलग अलग स्तर पर जब जब घोषणा आए हैं सामने, तब आतंकवाद को उनमें जोड़ा गया है। इसके तहत हमने अस्ताना की घोषणा की बात करें, बिश्केक घोषणा की बात करें, ये तमाम वो घोषणाएं हैं जहां आतंकवाद को मुखरता से सामने रखा गया और सभी देशों ने सहमति भी उन पर जताई, जिसके बाद तमाम घोषणा पत्र सामने आए हैं, जिसमें दिल्ली घोषणा पत्र भी एक बड़ी उस वक्त एक बड़ा बिंदु लेकर सामने आया कि आतंकवाद फैलाने वाली स्थितियों को, जो भी स्थितियां हैं, उनको भी हमें दूर करने के लिए एकजुट होना चाहिए। तो अस्ताना घोषणा 2024 में आई, जिसमें 2025 से 27 के बीच में एक दरअसल सहयोग का कार्यक्रम था जिस पर सहमति बनी। रैट, जो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी तंत्र है जो एससीओ के तहत काम करता है, उसको लेकर भी वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, इसको रक्षा मंत्री ने भी कहा। लेकिन इसके तहत भी संयुक्त अभ्यास हो, रासायनिक जैविक आतंकवाद से निपटा जाए, ये तमाम बातें हैं जो उस वर्ष में भी सामने आई। तो हमने देखा किस तरीके से अलग अलग घोषणा पत्रों में आतंकवाद को लेकर एससीओ के मंच पर ही मुखरता से बात को सामने रखा जाता रहा है। लेकिन यहां पर यह जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आतंकवाद पर जो दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, ये दोहरे रवैये को लेकर ही यूएनएससी की 1267 प्रतिबंध समिति होती है, जिसमें आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाया जाता है, प्रस्ताव रखे जाते हैं, जिस पर वीटो करता है जो देश, वहीं एससीओ का भी आयोजन हो रहा है। इसीलिए हम इसे कह रहे हैं
दोहरा रवैया। प्रस्ताव पर दरअसल 15 सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी होते हैं, उन सबकी सहमति बहुत आवश्यक होती है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर बार बार बाधित किया जाता है, इस प्रस्ताव को वीटो किया जाता है। पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी हैं, उन्हीं की यहां बात हो रही है। 1999 में जब ये 1267 समिति स्थापित की गई थी, उसके बाद से अगर हम देखते हैं 1999 से लेकर अब तक बहुत बार यही एक रवैया सामने आया है कि जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी होते हैं, उनको लेकर बार बार एक देश है जो वीटो करता है। 1267 प्रतिबंध समिति ने इसके तहत ही 12 बार चीन का वीटो रहा है। यह बात हो रही है उन्हीं आतंकवादियों को जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद हैं। पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों के लिए कई बार ऐसे, यानी 12 बार तो चीन की ओर से ये वीटो किया गया है। ये आंकड़ा बढ़ भी गया है। इसको रोके जाने के, यानी प्रस्ताव रोके जाते हैं, वो भी चीन के द्वारा, जबकि भारत की ओर से, और भारत और अमेरिका ने ही बहुत बार संयुक्त प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं। कुछ उदाहरण, मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का प्रमुख, 4 बार इनको जब वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया, 4 बार उसे बाधित किया गया। 2009, 10, 16, 17, 2019 में भी बाधित किया गया, जिसके बाद चर्चाओं के बाद फिर यह प्रस्ताव पारित हुआ था। अब्दुल्ला रहमान मक्की जो कि एलईटी का उप प्रमुख है, यह भी एक बार बाधित हुआ। अब्दुल रऊफ अस्कर जेएम का कमांडर है, ये इसको भी अगस्त 2022 में जो प्रस्ताव इसको आतंकी घोषित करने का लाया गया, उसे भी प्रस्ताव को वीटो किया गया चीन के द्वारा। साजिद मीर एलईटी का कमांडर, सितंबर 2022 में इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए प्रस्ताव लाया गया, चीन ने उसको वीटो कर दिया। इसी तरीके से शाहिद महमूद रहमतुल्लाह फलाए इंसानियत फाउंडेशन का उप प्रमुख है, अक्टूबर 2022 में इसके खिलाफ भी प्रस्ताव अमेरिका और भारत दोनों संयुक्त रूप से लेकर आए थे, जिसको चीन ने इसको भी वीटो कर दिया। इसके बाद एक और नाम आपके सामने आता है, तलहा सईद जो एलईटी का कमांडर है, हाफिज सईद का बेटा। इसको भी अक्टूबर 2022 में इसके विरुद्ध भी प्रस्ताव लेकर आए गए, चीन ने उसको वीटो कर दिया। आप देख सकते हैं 2022 के अंदर ही 4 बार प्रस्ताव लेकर आए गए, चारों बार चीन ने उसको वीटो कर दिया। बात है द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF, ये नाम से भली भांति वाकिफ होंगे, क्योंकि यही वो द रेजिस्टेंस फ्रंट ही वो गुट है जो दरअसल एलईटी की ही एक शाखा है, और इसको भी 4 बार वीटो किया गया। दिसंबर 2023, मई 2024, दिसंबर 2024 और फिर फरवरी 2025। ध्यान दीजिए कि इतनी बार भारत इस आतंकी गुट को भी आतंकी घोषित करने के लिए प्रस्ताव लेकर आता रहा, लेकिन 4 बार चीन की ओर से वीटो किया गया। फरवरी 2025 आखिरी बार, यानी इसी साल। उसके बाद हम जानते हैं कि किस तरीके से अप्रैल के महीने में पहलगाम का हमला हुआ। जरा सोचिए कि ये जो बार बार इनको बाधित किया जाता है प्रस्तावों को, इनकी वजह से ये एक सोच मुखरता से सामने आती है कि आतंकवाद और आतंकवादियों पर लगाम कसने को लेकर कितने गंभीर है ये देश। यही है एक बड़ा सवाल, और इसी से जुड़ा हमारा आज का विशेष जो कहता है एससीओ में आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख। तो शंघाई सहयोग संगठन एक वो मंच है जिस मंच पर जब आतंकवाद को लेकर रक्षा मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, तो उस पर जो बातें निकलकर सामने आई, उसी पर हम करेंगे आज चर्चा की एससीओ में आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख, क्योंकि भारत ने कुछ कड़ी बातें सामने रखी। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े अशोक सज्जनहार जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है, प्रोफेसर अंशु जोशी भी हमारे साथ जुड़ी है जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सज्जनहार जी, अमूमन ये भारत ने आज जब ये बातें सामने रखी, कुछ कटु सत्य दुनिया के सामने एक बार पुनः भारत ने रखे, लेकिन जब भारत ये कहता है कि आतंकवाद से जुड़ी चिंताओं को आउटकम डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाना चाहिए, जब वो नहीं हुआ, एक देश जिसने प्रस्ताव को बाधित कर दिया, जिसने सहमति नहीं दिखाई, जिसकी वजह से आउटकम डॉक्यूमेंट ही नहीं आ सका, कह सकते हैं कि इस मंच से भारत ने एक स्पष्ट संदेश तो दे ही दिया है कि आतंकवाद को लेकर दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। जी बहुत धन्यवाद ममता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, भारत ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है पूरी दुनिया के समक्ष। जो हमारे लिए आतंकवाद का हम जीरो टॉलरेंस, टेररिज्म का हम जीरो टॉलरेंस करते हैं, और जहां भी आतंकवाद होगा उसका हम सामना करेंगे, और पूरे विश्व को साथ मिलकर आना चाहिए, भारत के साथ मिलकर आना चाहिए। और ये बहुत बारी ऐसा हम देख रहे हैं पिछले कितने सालों से, दशकों से हम देख रहे हैं, जो सभी ये बड़े बड़े देश हैं वो कहते हैं गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट। जो मेरे विरुद्ध काम करता है वो तो बैड टेररिस्ट है, परंतु जो औरों के विरुद्ध करता है वो ठीक है। अब चीन भी है ऐसे। देखिए, वो कहता है जो जब ये उइगुर मुस्लिम्स हैं या
ईटीए है, जो ईस्टर्न तुर्किस्तान एसोसिएशन है, वो तो हमारे विरुद्ध काम करते हैं तो खराब हैं। परंतु जो भारत के विरुद्ध हैं, लश्कर है, जैश है, जैसे अपने बड़े अच्छे इनके उदाहरण दिए। और मैं आपको हार्दिक इसका अभिनंदन करना चाहता हूं, जो आपका इंट्रोडक्टरी कमेंट्स थे ममता जी, बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा दिया जो कैसे विश्व में ये इसको कैसे देखा जा रहा है, हिपोक्रेसी के हिसाब से देखा जा रहा है, दोहरे मापदंड से देखा जा रहा है। और सभी ये समझते हैं जो अगर हमारे विरुद्ध ये वाले जो आतंकी हैं उनका तो हमको सामना करना पड़ेगा, परंतु अब चीन की देखिए इस समय, क्योंकि शिंगडाओ में वहां पर ये मुलाकात हो रही है रक्षा मंत्रियों की, वहां पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस साल की मेजबानी चीन की है। तो चीन का ये दायित्व बनता है जो किसी तरीके से करके इसमें कंसेंसस लेकर आए, परंतु उसने ये करने के बजाय उसने पाकिस्तान का साथ दिया। इसीलिए मैं ये सवाल भी समझना चाहती हूँ कि जब कहीं पे, जैसे आपने कहा, खुद ही अध्यक्ष है इस वक्त एससीओ का चीन, और वहीं पर आयोजन हुआ रक्षा मंत्रियों की बैठक का, अगर इस तरीके से आउटकम डॉक्यूमेंट किसी एक देश, क्योंकि पाकिस्तान उसका दोस्त है और चीन खुद ही अध्यक्ष है एससीओ का, किसकी विफलता मानी जानी चाहिए ये कि आउटकम डॉक्यूमेंट ही नहीं आ सका? यानी जिस मुद्दे पर 2023 में भारत में जब भारत ने एक तरीके से सब देशों को एकमत कर लिया था, लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो एकमत नहीं है एससीओ आतंकवाद के मसले पर। क्या स्वार्थ की राजनीति हावी होती नजर आ रही है इन वैश्विक हित के मुद्दों पर? देखिए, विफलता ये बिल्कुल चीन की है, क्योंकि ये दायित्व होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेयर की, जो वो सबको कैसे लेकर आ सकता है। और ये तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरी दुनिया साथ है, क्योंकि ये केवल एससीओ के उसमें नहीं, आप किसी भी वैश्विक मंच पर देखिए, आतंकवाद के मुद्दे पर तो पूरी दुनिया एक साथ आई हुई है। आपने 2023 का जिक्र किया ममता, जो कि भारत में ये शिखर सम्मेलन हुआ था, वर्चुअली हुआ था, पिछले साल अस्ताना में हुआ था, 2019 में आपने उदाहरण दिया बिश्केक में, 2017 में आपने उदाहरण दिया अस्ताना का फिर से। तो देखिए, हर जगह पर जो भी ये एससीओ के सम्मेलन हुए हैं, हर जगह आतंकवाद के ऊपर वहां पर सहमति हुई है, परंतु यहां पर रक्षा मंत्रियों के स्तर पर भी ये सहमति नहीं हो पाई है। तो मेरे विचार से ये विफलता यकीनन चीन की है, क्योंकि चीन को ये समझना चाहिए था, जो हमको सभी देशों को साथ में। और देखिए, आखिरी बात में इसमें मैं ये कहूंगा, पहलगाम को पाकिस्तान क्यों हटाना चाहता था? अगर वो ये कहता है जो हमारा तो उसके साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, तो अगर लेना देना नहीं है तो आप क्यों इतने तत्पर हैं? जो पहलगाम के अगर किसी और ने किया है तो आपको इसकी क्या चिंता है? आप इसको पहलगाम को वहां पर आने दीजिएगा। यही बात है, अगर आपको याद होगा, जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी 25 अप्रैल को, तो टीआरएफ ने, जिसका जिक्र आपने भी अभी किया, 4 बारी चीन ने उसको 1267 कमिटी के उसमें आने में रोका है। 25 तारीख को टीआरएफ को उसमें डॉक्यूमेंट में जो यूएनएससी की रेजोल्यूशन थी उसमें मेंशन किया जा रहा था, परंतु चीन और पाकिस्तान दोनों देश लड़े इसके लिए जो टीआरएफ का वहां पर जिक्र नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान ये कहता है जो टीआरएफ कश्मीर का होम ग्रोन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको वहां पर मेंशन होने से क्या उसमें लेकिन भारत भी इसके इस संदर्भ में सबूत दे चुका है, विश्व के सामने भी सबूतों को रख चुका है, जिसके आधार पर ही पहलगाम हमले को लेकर विश्व के साथ, भारत के साथ विश्व के सभी देश खड़े भी नजर आए हैं। यहाँ पे मैं अंशु जी को भी चर्चा में लाना चाहूंगी। प्रोफेसर अंशु, एक विडंबना कह सकते हैं इसको कि एससीओ जैसा संगठन, जहां आरएटीएस जैसा एक क्षेत्रीय आतंकवाद से संबंधित संगठन भी जिसके तहत काम करता है, जहां कट्टरवाद पर लगाम कसने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, जहां आतंकवाद पर सब देश आगे आएं और बढ़कर सहयोग करें, इस बिंदु को इतने सालों से आगे बढ़ाया जाता रहा है, वहीं पर आतंकवाद के मसले पर ही घोषणा पत्र नहीं आ पाता। निश्चित तौर पर ममता जी, इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही हम कह सकते हैं कि 2001 में स्थापित शंघाई सहयोग संगठन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद या अतिवाद से निपटना है। और अप्रैल 1996 में
एससीओ बनने से पहले इसका जो एक प्राइमरी स्वरूप था वो शंघाई 5 का था, और इसमें जो सदस्य देश थे उनका मुख्य उद्देश्य ही आतंकवाद से निपटने का था, आपस में सहयोग बढ़ाने का था। 2001 में जब ये एससीओ के रूप में परिणत हुआ, सामने आया, इसके सदस्य देश आए, फिर इसमें भारत और पाकिस्तान आगे चल करके जुड़े, तो अलग अलग जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं, 2023 का आप भारत की अध्यक्षता में हुआ शिखर सम्मेलन याद कीजिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को प्रमुखता से एक उद्देश्य के रूप में, और उस पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं, कैसे ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, सहयोग को बढ़ा सकते हैं, इसकी बात की गई। ये देखना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इस बार के शिखर सम्मेलन में होस्ट नेशन ने अपने राजनीतिक स्वार्थों को केंद्र में रखते हुए जिस प्रकार का एक ज्वाइंट डॉक्यूमेंट बनाया, इस तरह का टॉपिक बलूचिस्तान का जो डिस्कशन में नहीं था वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन में डाला गया, इसीलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। और बहुत दृढ़ता के साथ हमारे माननीय रक्षा मंत्री ने वैश्विक मंच पर आतंकवाद को पालने पोसने वाले देशों को बेनकाब करते हुए कहा कि आतंकवादी संगठनों और इसके प्रायोजक देशों को एक नजर से देखना चाहिए, इसके लिए दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए और उनको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये फिर सांगठनिक विफलता के रूप में हम देख सकते हैं कि जो चीन या पाकिस्तान ने मिलकर के किया वो अब एससीओ की विफलता के रूप में पूरे वैश्विक मंच पर इसकी चर्चा हो रही है। जी, ऐसे में सज्जन हाजी, जब रक्षा मंत्री कई अहम बिंदुओं को सामने रखते हैं जिसमें ये कि नीति के तौर पर आतंकवादियों को हथियार के तौर पर प्रयोग करते हैं देश, ये एक बात, लेकिन वक्त के साथ जिस तरीके से तकनीक बदल रही है इन आतंकवादियों की, उसके खिलाफ भी हमें तैयार होना चाहिए। जो तमाम मैंने चुनौतियां भी गिनाई अभी वीडियो वॉल के दौरान, उस समय भी मैंने इन बातों को सामने रखा। क्या लगता है आपको कि अगर एससीओ जैसे बहुराष्ट्रीय मंच पर एक संकल्पित होकर देश नहीं खड़े रहते तो ये भी एक गलत उदाहरण विश्व के सामने जाता है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ममता जी, गलत उदाहरण है। देखिए, आतंकवाद के रूप भी बदल रहे हैं, जैसे रक्षा मंत्री ने वहां पर कहा, जो हमारे यहाँ पर ड्रोन के द्वारा ये ड्रग्स भेजे जा रहे हैं, फेक करेंसी भेजी जा रही है, वेपन्स भेजे जा रहे हैं, तो इनका भी कैसे हम सामना कर सकते हैं, ये सभी देशों को मिलकर करना चाहिए। परंतु हम इसमें देखते हैं, जब ऐसे देश जैसा चीन है वो अपने हित के लिए तो इसमें काम करने को तैयार है, परंतु औरों के लिए नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका तो युद्ध केवल न केवल भारत से है, वहां पर आतंकवाद फैला रहा है, परंतु अफगानिस्तान से भी उसका युद्ध हो रहा है, उस सीमा पर भी उसका युद्ध हो रहा है, और ईरान के साथ भी उसका युद्ध। तो इसीलिए देखिए, ये जब ऐसे गुट हो, ऐसे देश हो जाते हैं, तो फिर तो हर देश को अपने लिए ही लड़ाई करनी पड़ेगी और अपने आप को आतंकवाद से बचाने के लिए। लेकिन सज्जन हाजी, जब ऐसे मंचों के ऊपर जाहिर है कि जितने और देश हैं उन सबके साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, तो ऐसे में इस मंच से जो संदेश भारत ने दिया है, क्या वो अन्य देश के साथ सहयोग इस दिशा में आगे बढ़ाने को लेकर कितना कारगर साबित हो पाता है? जी देखिए, हमारे जो द्विपक्षीय सहयोग हैं इन सभी देशों के साथ, क्योंकि ये जिसे कहा जाए आसियान का जो भी वो वहाँ के देश हैं, तो आसियान उसका पिवट है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो मध्य एशिया के 4 देश हैं जो इसके सदस्य हैं, वो इसका पिवट हैं। तो जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान और किर्गिस्तान, इन चारों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध बड़े अच्छे हैं। सहयोग इनके साथ आतंकवाद के विरुद्ध बड़ा अच्छा है। रूस के साथ हमारा इसके आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग बहुत ही अच्छा है। तो हमको द्विपक्षीय सहयोग इनके साथ करना पड़ेगा। और एक ताशकंद में, जिसका जिक्र आपने भी किया अभी ममता जी, वो जो है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, तो उसके साथ भी हमारा सहयोग, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ही क्षेत्रीय स्तर पर, रीजनल स्तर पर इसमें शायद ये दिक्कत आए, जैसे कि आ रही है, क्योंकि कुछ देश तो आतंकवाद को, जैसे आपने कहा, रक्षा मंत्री ने भी कहा, जो अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी का वो इंस्ट्रूमेंट उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु अपने द्विपक्षीय सहयोग इन देशों के साथ और जो क्षेत्रीय ऐसे गुट हैं उनके साथ सहयोग उनके माध्यम से हम जरूर आतंकवाद पर सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत संक्षेप में प्रोफेसर जोशी, आपसे एक कमेंट जरूर चाहेंगे, क्योंकि ये एससीओ है और इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत अपने संबंधों को लेकर हमेशा से ही गंभीर रहा है। क्या आज आतंकवाद पर गृह मंत्री के द्वारा दिया संदेश
कृत संकल्पित कर पाएगा देशों को, ताकि जो भारत के कंसर्न्स हैं वो सबके कंसर्न्स बन सके जो वास्तव में हैं भी? निश्चित तौर पर आप यदि एससीओ को देखें तो यूरेशियन क्षेत्र का एक बहुत ही प्रमुख महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और व्यापार की दृष्टि से ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और जैसे कि एम्बेसडर सज्जनहार ने भी कहा कि इसमें जो आप मध्य एशिया के 4 प्रमुख देशों को देखते हैं उनके साथ भारत के बहुत अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं। इसके अलावा रशिया हमारा बहुत पुराना अलाई है, उसके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो यहाँ पर ये तमाम सदस्य मिलकर न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर, मैं कहूंगी बहुपक्षीय स्तर पर एससीओ के ही मंच पर चीन और पाकिस्तान को यह समझाने की आवश्यकता है कि आतंकवाद कैसे न सिर्फ इन तमाम देशों के लिए वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गहन चिंता और प्रायोरिटी का विषय है। तो जब इस प्रकार का कोई संदर्भ या इस प्रकार का कोई विषय आए और यदि चीन और पाकिस्तान इस प्रकार के दावे करते हैं कि वो आतंकवादी संगठनों को या आतंकवादी हमलों को अंजाम कराने में कोई भूमिका नहीं निभाते, तो उन्हें तो खुलकर इन्हें कंडेम करना चाहिए और इस तरह के आतंकवादियों और संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने में, साइबर अटैक्स को रोकने में, हालांकि भारत ने यही बात कही है कि सामूहिक एकीकृत प्रतिक्रिया होनी चाहिए, एकजुट होना चाहिए सबको। इस मंच से भी सब देशों को एकजुटता का ही आह्वान किया है भारत ने। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ न्यूज लाइट में फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद होगी बात बिहार में चुनावी हलचल की। दिखाएंगे खबर ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। भूख लगी है क्या? अरे चल ना तू। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना अन्ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और अब खबर बिहार से, जहां आगामी चुनावों को लेकर हलचल तेज हो रही है। चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम बिहार के दौरे पर है, लेकिन जो खबर सुर्खियों में है वो ये कि देश के 6 राज्यों में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की पुनः जांच करेगा और लक्ष्य ये है कि जो
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में अवैध प्रवासी शामिल हो जाते हैं, उन्हें बाहर किया जा सके। लेकिन अब इस मुद्दे पर बिहार में शुरू हो गई है राजनीति। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। बिहार में चुनावी हलचल के बीच चुनाव आयोग का ऐलान। चुनाव आयोग ने की विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा। वोटर लिस्ट की निष्पक्षता और शुद्धता की होगी जांच। बिहार में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट की निष्पक्षता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए देश के 6 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। आयोग का मुख्य उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में शामिल हुए अवैध प्रवासियों को बाहर करना है। इसी कड़ी में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग के नेतृत्व में बुधवार को चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम पटना पहुंची। चुनाव आयोग की टीम ने बड़ी बैठक की, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी का फीडबैक लिया गया। चुनाव आयोग की टीम 3 दिनों तक बिहार में रहेगी। निर्वाचक सूची के शुद्धिकरण के लिए कार्यवाही की जा रही है। सभी जगह बीएलओ से हम लोग संवाद कर रहे हैं कि उसमें अपने अपने बूथ में सभी बीएलओ जितने भी योग्य मतदाता हैं उनका नाम जोड़ें और जो गलत नाम अगर कहीं से हैं तो उनको हटाने की कार्यवाही करें। बड़ा सवाल यह है कि सही पात्र की पहचान कैसे हो। जाहिर है हर मतदाता को अपनी पहचान साबित करना जरूरी है, लेकिन कुछ सियासी दल सिर्फ पहचान की बात सुनकर बिदक गए और सत्यापन पर आपत्ति दर्ज की है। चुनाव आयोग पर कोई सवाल खड़े हो रहे हैं तो उसका चुनाव आयोग को ख्याल रखना चाहिए, अपने साख को बचाना चाहिए। एनडीए के दलों ने चुनाव आयोग के फैसले को सराहनीय बताया है और विपक्ष पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया है। ऐसे लोग जो फर्जी मतदाता हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं या फिर बांग्लादेशी वोटर हैं, उनको वोट से बाहर करना और चुनाव को निष्पक्ष कराना, यह वास्तव में चुनाव आयोग के पहल का मैं स्वागत करता हूं। मतदाता सूची का सत्यापन और शुद्धिकरण बिल्कुल यह चुनाव आयोग का एक स्वागत योग्य कदम है। यह तय मानकों के अनुसार यह काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके कारण से बिहार की डेमोग्राफी खराब हुई है। विपक्ष इस बात को लेकर के भ्रम फैला रहा है ना, वो निराधार और विशुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है। इलेक्शन कमीशन का यह जो प्रयास है वो संविधान और कानून के प्रावधानों के अनुरूप है। बिहार में पिछली बार विशेष गहन पुनरीक्षण 2003 में किया गया था। उस समय आरजेडी की तत्कालीन सरकार पर राजनीतिक संरक्षण के चलते बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेजों के सहारे मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवाने के आरोप लगे थे। पटना से डीडी न्यूज के लिए मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बाद होगी बात अंतरिक्ष में भारत ने रचा इतिहास। खबर एक्सियोम 4 की ब्रेक के बाद। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वेलकम यू ऑन बोर्ड। स्वागत है आपका स्काईफ्लाई में।
Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. Sorry, sir. आज फ्लाइट पे खाना नहीं है, सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। क्यों? किसान छुट्टी पे है, सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद खबर अंतरिक्ष से। एक्सियम 4 मिशन की ISS पर सफलतापूर्वक डॉकिंग हो गई है। इसी के साथ इस ऐतिहासिक मिशन ने एक और अहम पड़ाव पार कर लिया है और भारत के शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। इस मिशन क्रू के चारों सदस्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगभग 14 दिन तक रहेंगे और इस दौरान वे 60 एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। भारत ने रचा इतिहास, अंतरिक्ष में भारत का शुक्ल पक्ष। ISS पर पहुंचे शुभांशु। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचकर नया इतिहास रच दिया है। 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ शुभांशु की ये यात्रा 41 साल बाद किसी भारतीय की पहली अंतरिक्ष यात्रा है। ISS की यात्रा करने वाले वो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। उनसे पहले 1984 में राकेश शर्मा रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज के जरिए अंतरिक्ष में गए थे। ISS पर सफलतापूर्वक डॉकिंग पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, एक्सियम 4 मिशन की डॉकिंग निर्धारित समय से पहले पूरी हो गई। साथ ही उन्होंने क्रू के सभी सदस्यों को सफलतापूर्वक डॉकिंग के लिए बधाई भी दी। ये प्रक्रिया इतनी सक्षम है और इतने आत्मविश्वास के साथ की जा रही है कि 30-40 मिनट पहले ही ये डॉकिंग की प्रक्रिया हो गई, क्योंकि जो सुबह हमारा निर्धारित समय था लगभग 4:43 तक था, वो ये तो 4:15 से पहले ही हो गया। जितने भी ऊपर प्रयोग होने वाले हैं उन सब की सामग्री भारत में विकसित की गई, तो आत्मनिर्भर भारत। अंतरिक्ष स्टेशन पर एक्सियम 4 मिशन की सफलतापूर्वक डॉकिंग पर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के स्कूल में तिरंगा लहराया गया। शुभांशु शुक्ला के माता पिता ने एक्सियम 4 मिशन की सफलतापूर्वक डॉकिंग पर खुशी जताई और कहा कि हमें अपने बच्चों पर गर्व है। खुशी है, बहुत अपने को जो है बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बच्चे ने सफल उसके जो है डॉकिंग हुई है, इसके लिए हम जो है ईश्वर को बहुत बहुत जो है धन्यवाद करते हैं, बहुत प्रणाम करते हैं उसको। बहुत हम जो है उसको इसी के लिए प्रार्थना की थी कि ईश्वर ने हमारे बच्चे पर जो है पूरी छत्र छाया है उसकी, और उसके लिए हम ईश्वर को जो है पूरी तरह से अपने दिल से जो है शुक्रिया अदा करते हैं। सफल लैंडिंग हो गई, ये तो बहुत गर्व की बात है। बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, हमारे लिए तो खैर अच्छा है ही है। हमको तो बहुत खुशी हो रही है। सफलता का श्रेय हम अपने बच्चे को ही देंगे, उसका खुद का श्रेय है उसमें किसी का हाथ नहीं है। उसकी कड़ी मेहनत, कड़ी लगन और निष्ठा, उसकी काम के प्रति लगन जो है उसने उसको इतना ऊंचाइयों पे पहुंचाया। इस मिशन क्रू के चारों सदस्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगभग 14 दिन रहेंगे और इस दौरान वो 60 एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक्सियम 4 मिशन के जरिए अब तक आयोजित सबसे अधिक शोध और विज्ञान से संबंधित गतिविधियां होंगी। शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के एक्सियम 4 मिशन को लेकर स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट ने 25 जून को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सफल उड़ान भरी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DG न्यूज। The top talking has taken place
अन्य खबरों का रुख करने से पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। भूख लगी है क्या? ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाली खड़े हाथ क्या जोड़ रहा है? खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दिल्ली में राजभाषा विभाग का स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपनी भाषा छोड़कर अपनी संस्कृति, साहित्य, इतिहास और संस्कार को चिरंजीव नहीं रख सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाषा किसी भी देश की आत्मा है। गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं है, लेकिन आग्रह हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में सोचने का होना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि देश का प्रशासनिक कामकाज भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं भारत को सशक्त करने का माध्यम बने, इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। देश का एक आम किसान, एक मजदूर, एक छोटा सा बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति समझ पाए, ऐसी भाषाओं में हमारा प्रशासन चलना चाहिए। और ये लोकतंत्र के मूल उद्देश्यों में शामिल है कि देश का प्रशासन देश के लोगों की भाषा में होना चाहिए। और एक प्रकार से भारत के आत्मसम्मान को जागरूक करने के लिए भी भारतीय भाषाओं का उपयोग प्रशासन में हो, ये बहुत जरूरी था। गृह मंत्री ने कहा है कि हिंदी अन्य सभी भारतीय भाषाओं की सहयोगी है। आज हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की पहल की गई है। नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में कक्षा 5 तक की पढ़ाई अनिवार्य की गई है। अमित शाह ने कहा कि हिंदी, अंग्रेजी के साथ अब कुल 13 भाषाओं में देश में JEE, नीट और CUET की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। पहले कभी भी CAPF के कांस्टेबल की भर्ती में अंग्रेजी या हिंदी में ही आप कर सकते हैं। हमने ही इसको लचीला बनाकर हमने 13 भाषाओं को इसके परीक्षा देने की अनुमति दी। और आज मुझे कहते हुए आनंद है कि 95% परीक्षार्थी अपनी मातृभाषा में कांस्टेबल का परीक्षा दे रहे हैं। 95%।
यही बताता है कि आने वाले दिनों में भारतीय भाषाओं का भविष्य कितना उज्जवल है। गृह मंत्री ने राजभाषा हिंदी को समृद्ध बनाने के प्रयासों का उल्लेख भी किया। राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी संबोधित किया। इस मौके पर कई किताबों का विमोचन भी किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना की शौर्य गाथाओं पर सिंदूर पुस्तक का भी विमोचन इस मौके पर किया गया। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। 12 जून को अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान के दोनों ब्लैक बॉक्सेस को मंगलवार 24 जून को दिल्ली लाया गया था, जहां विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की लैब में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से डेटा निकालकर उसका विश्लेषण करने का काम चल रहा है। दोनों ब्लैक बॉक्स के दिल्ली पहुंचने पर मंगलवार को ही AAIB और ATSB यानी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड की टीम ने डेटा निकालने का काम शुरू कर दिया। दुर्घटनाग्रस्त स्थल से बीते 13 और 16 जून को मलबे से CVR और FTR को निकाला गया, जिसके बाद से उन्हें लगातार पुलिस की निगरानी में रखा गया। ये पूरी कार्यवाही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत समयबद्ध तरीके से की जा रही है। ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा के आधार पर ही दुर्घटना के कारणों को समझने में मदद मिलेगी। और यहाँ पर वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी बात मौसम की मार, हाल बेहाल। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले MDH। वेलकम यू ऑन बोर्ड। स्वागत है आपका स्काई फ्लाई। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. Sorry, sir. आज फ्लाइट पे खाना नहीं है, सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। किसान छुट्टी पे है, सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं, सब हमारे भरोसे। तो हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और अब बात मौसम की। देश भर में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण हालात अधिक गंभीर बने हुए हैं। और जानकारी इस रिपोर्ट में। हिमाचल में भारी बारिश से आई बाढ़, उत्तराखंड में कई जगह भूस्खलन, दिल्ली में मॉनसून की होगी एंट्री, महाराष्ट्र में भी जल प्रलय, पानी पानी हुआ राजस्थान। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। यहां कुल्लू जिले और कांगड़ा जिले में पिछले 24 घंटों में बादल फटने और 9 स्थानों पर अचानक आई बाढ़ की घटना हुई है। यहां नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में मंडी जिले में जलस्तर बढ़ने पर पंडोह डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। कुल्लू जिले की सैंज घाटी में बादल फटने की घटना के बाद ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। कुल्लू में बाढ़ के बाद अब धर्मशाला में भी हालात खराब हैं। जिले के खनियारा मणुणी खड्ड का जलस्तर कल अचानक बढ़ गया, जिससे आए तेज बहाव में एक क्रशर में काम कर रहे कई मजदूर बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक कुल 4 शव बरामद हो चुके हैं। चंबा जिले के एक व्यक्ति को जीवित रेस्क्यू किया गया। प्रशासन के अनुसार 4 व्यक्ति अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है।
रेस्क्यू टीम ने वहाँ से जब ऊपर मूव किया तो 2 बॉडीज पाई गई थी। रात लगभग 11:30 पौने 12 बजे तक इस बात की आधिकारिक तौर पे पुष्टि हुई है कि 6 लोग इस समय मिसिंग हैं और एक व्यक्ति जो है वो जंगल की तरफ भागा है। अर्ली मॉर्निंग जो जंगल की तरफ व्यक्ति गया था उसके लिए एसडीआरएफ की एक टीम और साथ में एनडीआरएफ के लोग भी गए थे और वो सुरक्षित निकाला गया है। बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मुनकटिया में भी भूस्खलन हो गया। मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिस कारण केदारनाथ यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया है। सोनप्रयाग शटल पुल के समीप भी पहाड़ी से पत्थर और बोल्डर्स गिर रहे हैं। बुधवार को भी 4 घंटे तक सोनप्रयाग में यात्रियों को रोका गया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने कई पर्यटकों को रेस्क्यू किया है। मार्ग को ठीक करने का काम भी लगातार जारी है। जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश से कई इलाके प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर के प्राणू के पास डोडा भद्रवाह सड़क पर अचानक आई बाढ़ ने रास्ता जाम कर दिया। कई वाहन फंस गए। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। जम्मू में तवी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे आसपास के इलाकों को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने जम्मू और श्रीनगर में 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात में भी मॉनसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सूरत समेत राज्य के 26 जिलों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गुजरात के नवसारी में लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लगातार भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र में बात करेंगे आपातकाल की। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कपूर ने आपातकाल के काले अध्याय पर अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों को बेवजह पुलिस ने सलाखों के पीछे डाल दिया। मैं जब जेल में गया तो मैं तो पत्रकार था और खुलेआम मैं इमरजेंसी के खिलाफ बोलता था, लिखता था। हालांकि छपता नहीं था उन दिनों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में कॉरेस्पॉन्डेंट था। ये कॉमनवेल्थ गेम डेलीगेट्स आए थे हिंदुस्तान में, उनके लिए रिसेप्शन हो रहा, सिविक रिसेप्शन दीवाने आम में, और वहाँ पे कुछ लोगों ने, आरएसएस जनसंघ के बच्चे थे, उन्होंने थोड़ा एक प्रोटेस्ट किया। वो प्रोटेस्ट में कुछ नहीं, एक सिंपल स्लोगन था, अप अप विद डेमोक्रेसी, डाउन डाउन विद डिक्टेटरशिप। और उनको पुलिस जो है प्लेन क्लोथ्स में पकड़ के मार रही थी और खींच के ले जाया जा रहा था जेल वैन में। तो मैंने एक देखा कि एक महिला जो है वो एक 12-13 साल का बच्चा, बाद में पता चला वो 14 साल का राहुल कुछ था, रजौरी गार्डन से, वेस्ट दिल्ली से, उसको पीट रही है। उसने पकड़ रखा है और लोग उसके साथ ही उसको पीट रहे हैं। यूथ कांग्रेस के लोग थे जो मार रहे थे। तो मैंने आपत्ति करी, मैंने कहा इस लड़के ने किया क्या है जो आप इसको मार रही हैं? इसका क्या दोष है? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ना कि आप डेमोक्रेसी डाउन डाउन विद डिक्टेटरशिप। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल रहा है। क्या ये गलत बोल रहा है? तो उसने कहा कि आप इनके साथी हैं। मैंने कहा मैं साथी हूँ नहीं हूँ, पर ये बताइए क्या किस कानून में इसको आप पीट रही हैं? अगर इसने कोई कानून तोड़ा है तो पुलिस तो यहाँ पे बहुत नंबर्स में है। यानी कि मुझे पकड़ के उन्होंने अंदर कर दिया। जब मैं अंदर गया, पहले तो DIR में रखा कोई 3 हफ्ते, DIR से फिर बेल हो गई और कोई 3 हफ्ते बाद फिर उन्होंने मीसा लगा दिया मुझ पे। तो आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोग साझा कर रहे हैं अपने अनुभव और सामने ला रहे हैं उस दौर का कटु सच। इसी के साथ न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।